जैसे जैसे बजट की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं और ये उम्मीदें भी गजब चीज़ है। हर बार बजट से पहले उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन उम्मीद पर पानी फिर जाता है, फिर बजट आता है, फिर उम्मीदें बढ़ने लग जाती है। तो इस बार उम्मीदें दो वजहों से ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो वाकई लोगों को लगता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, टैक्स का बोझ काफ़ी ज़्यादा है, जीएसटी के बहाने ही टैक्स के बोझ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के ऊपर शायद इस बात का दबाव हो। और दूसरा कि दिल्ली में चुनावी माहौल है, तो अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के टैक्स के बोझ के मुद्दे को भी छेड़ दिया है, तो उम्मीदों को और ज़्यादा दोगुना कर दिया है। लेकिन वित्त मंत्रालय इन उम्मीदों को कितना पूरा कर पाएगा? व्यवहारिक तौर पर देखें तो इनकम टैक्स में राहत देने की क्या गुंजाइश है और क्या करना चाहिए, इस पर आज हम लोग काफ़ी गंभीर चर्चा करेंगे। क्योंकि उम्मीद कितनी भी रख लीजिए, करना तो वही होगा जितना हाथ या खजाना इस बात की छूट देगा। तो इस पर चर्चा करेंगे आज अपने टैक्स गुरु के स्पेशल शो में। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जो दोनों अलग अलग शो में आमतौर पर रहते हैं, लेकिन आज दोनों को हम रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आ जाइए। शरद कोहली साहब हैं हमारे साथ और गौरी चड्ढा हैं। तो आप दोनों लोगों को देख के समझ में आ गया हो कि लोग सवाल पूछते हैं, ये जवाब देंगे। तो आज लोग सवाल नहीं पूछेंगे, आप लोगों के बिहाफ पे मैं सवाल पूछूंगा और ये जवाब देंगे। कोहली साहब, सब शुरुआत में आपसे करूं कि जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद तो हर किसी की रहती है कि बहुत ज़्यादा छूट मिल जाए, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब जेन्युइन उम्मीद क्या रखनी चाहिए इस बार बजट से? देखिए, पहले तो आपने जो बात कही लक्ष्मण के, हर बार हम उम्मीद करते हैं बजट आता है और फिर उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है, फिर हम उम्मीद करते हैं फिर बजट आता है। तो मुझे एक दो लाइन याद आ रही है। अरे बहुत दिन हो गया आपको लाइन सुनाए हुए कि उम्मीदें खूबसूरत होती हैं, इन्हें संजो कर रखना चाहिए। अरे तो क्योंकि उम्मीद खूबसूरत है, कम से कम बात करके तो हमें राहत मिली जाती है कि शायद टैक्स कम हो जाए, पर इस बार लग रहा है शायद कुछ होगा भी। और सबसे बड़ी उम्मीद जो मुझे लग रही है, क्योंकि वित्त मंत्री महोदया के दिल के करीब जो न्यू रजीम है, वो न्यू रजीम उनके दिल के और करीब आती जा रही है, क्योंकि अब करीब 2/3 से ज़्यादा लोग न्यू रजीम में जा चुके हैं। तो मुझे लग रहा है जितनी भी उम्मीद पहले तो करी जानी चाहिए वो न्यू रजीम से करी जानी। ओल्ड रजीम के बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूँगा जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, पर अब बात हम उम्मीद की कर रहे हैं, तो उम्मीद मुझे लगता है न्यू रजीम से करी जानी चाहिए। और न्यू रजीम में तो बड़ा कुछ है करने के लिए। आप बेसिक स्लैब है उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर देना चाहिए, पुराना हो गया है। और जो टैक्स रेट्स है 5, 10, 15, 20 के बाद छलांग लग जाती है सीधा 30 पर, उसमें बीच में एक 25 का आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मण, मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास है, जिसका भी आपने जिक्र किया, मैं किसी राजनीतिक का नाम तो नहीं लूँगा, पर मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की जहाँ तक बात होती है, तो मिडिल क्लास की जो इनकम थी ना, शुरू में पहले मिडिल क्लास गिनी जाती थी 5-6 लाख 7 लाख जो लोग कमाते थे। अब महंगाई की वजह से वो मिडिल क्लास का जो ब्रैकेट है वो 15 लाख तक पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि 15 लाख से ऊपर सीधा जब हम हाईएस्ट रेट लगाते हैं 30% का, तो समझिए सारे लोग उसी कैटेगरी में। हाँ, तो अब वो क्योंकि मिडिल क्लास वहां तक पहुंच गई है, वो अब हायर इनकम क्लास नहीं है। तो ये जो 15 लाख का है, इसको सरकार के 18-20 लाख कर देना चाहिए, उसके ऊपर आप 30%। लेकिन सबसे पहले जो आपने एक बात कही वो इम्पोर्टेंट है कि जो 3 लाख वाला उसको तो कम से कम खिसका देना ही चाहिए। गौरी, ये कितना फिजिबल लग रहा है आपको? बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे लगता है ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, आज भी ओल्ड रजीम जो थोड़ी बहुत लोग ऑप्ट कर रहे हैं, वो 2.5 लाख से शुरू होती है और न्यू रजीम में 3 लाख है। ये 2.5 लाख की जो लिमिट है, ये साल 2014 से चलती आ रही है। 3 लाख पे हम आए हैं। इन्फ्लेशन को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि 2014 से 2025 तक कोई इन्फ्लेशन नहीं है। तो ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ये मुझे लगता है हर साल जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं लोग, उनके लिए खर्चे बुक करने का एक प्रोविजन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे आऊँगा मैं, लेकिन ये 3 से बढ़ा करके जो कहते हैं लोग, तो उसमें क्या टैक्स रेवेन्यू इम्प्लीकेशन क्या होता है कोहली साहब? रेवेन्यू इम्प्लीकेशन इतना नहीं होता। आप अगर टैक्स के आंकड़ों को चीर फाड़ कर देखेंगे, आप तो खूब करते रहते हैं ये, तो आप देखेंगे ज़्यादा टैक्स अपर इनकम ब्रैकेट से आता है। जो लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, चाहे वो कंपनीज हो या जिनकी हायर इनकम है। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उनसे जो ओवरऑल उनकी गिनती ज़रूर हो सकती है, पर उनसे टैक्स कलेक्शन कम होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि 3 लाख से हम 5 लाख करेंगे तो बहुत सारे लोग टैक्स ब्रैकेट से बाहर हो जाएंगे, तो उसका तो सरकार ने बड़ा अच्छा तरीका निकाल लिया है। जो सेक्शन 87A है, 87A के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट वही रहती है, पर आपका जो टैक्स रिबेट है वो मिल जाता है छोटे। पर यहाँ पर हम एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ाने की बात करें, यानी कि हम सिर्फ 7 लाख से कम इनकम वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं,
हम हायर उससे ऊपर वाली इनकम की भी बात करें, क्योंकि जब आप एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाएंगे तो उनकी टैक्स की गिनती ही 5 लाख से शुरू होगी। तो ये एक अहम बात है। मुझे लगता है एक चीज और है जो आपने कहा, मैं गौरी का इस कमेंट इस पे चाहूंगा कि उम्मीद रखिए लेकिन ओल्ड से ज्यादा मत रखिए। लेकिन मुझे आप ही लोग कैलकुलेशन करके बताते हैं कि जिनकी आमदनी 15 लाख तक होती है उनके लिए ओल्ड अभी भी गोल्ड है, तो उनको तो बड़ा धक्का पहुंचा अगर वहां पर नहीं हुआ। लक्ष्मण, जो ओल्ड रिजीम है वो उन लोगों के लिए कम है जिनकी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं, जो क्लेम करते हैं, एचआरए क्लेम करते हैं। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको दोनों में मिलता है, उसके अलावा आपको 80C 80D जो आज भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो मुझे तो आज भी जो ओल्ड रिजीम का जो 80 वाला सेक्शन है, 80C 80D और 80E और ये जितने सेक्शंस हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे लोगों की सेविंग हो पाती है। लोग कुछ अपने नाम पे कुछ जोड़ पाते हैं पैसा, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है और अपनी रिटायरमेंट तक उसमें एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन देख पाते हैं और अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर पाते हैं। जो लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं उनके पास ये मौका नहीं है, क्योंकि वो उनको सेविंग करने की मजबूरी नहीं है टैक्स बचाने के लिए, तो वो सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वे में तो मुझे आपका जो ओल्ड रिजीम के ये वाले सेक्शंस हैं ये बहुत बेटर लगते हैं। हालांकि ओल्ड रिजीम में चेंजेस हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि ओल्ड रिजीम देखा जाए तो पिछले 2-3 बजट से उसमें कोई चेंजेस आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको फेड आउट करने की शायद तैयारी की जा रही है। बट अदरवाइज मुझे लगता है ये जो ओल्ड रिजीम का ये वाले जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। कंपल्सरी सेविंग एक जो एसएससी कर पाता है उसके लिए। इस 7 लाख वाले पे आप बात कर रहे थे 87A, तो इस 7 लाख को बढ़ाने की कोई गुंजाइश बनती है या लॉजिकल है बढ़ाना? देखिए 25,000 रुपए का 87A का रिबेट मिलता है लक्ष्मण, तो भी 3 लाख से 7 लाख के बीच में 25,000 टैक्स आता है। तो अगर आपकी 7 लाख तक की है तो छोड़ दिया जाता है कि भाई रिबेट मिल गया। 7 लाख को अगर हम बढ़ा के हम उसी पे आ रहा था, अगर 7 लाख को बढ़ा के हम 10 लाख कर देते हैं या 8 लाख 9 लाख कुछ भी कर देते हैं तो वो 87A का रिबेट बढ़ाना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ वो जो 5 लाख मैंने 3 लाख से बढ़ाने वाली बात करी वो भी जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 7 लाख से कम वालों को तो 87A मिल जाता है, पर जो लोग उससे ऊपर की उनको नहीं मिल पाता। दूसरा लक्ष्मण, आपकी इजाजत से मैं जो अभी गौरी ने बात कही ओल्ड रिजीम की, तो ये ओल्ड रिजीम के प्रति जो सौतेलापन है, सौतेली हो गई है। अब न्यू रिजीम सगी हो गई, वो सौतेली हो गई। तो मुझे लगता है इसको ऐसा कहा जाए कि बेटी का ब्याह होगा वो चलेगी ओल्ड रिजीम दूसरे घर, उस पर ध्यान नहीं देना है। नहीं, बेटियां नाराज हो जाएंगी आप उनको। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ नाराज क्यों करना फिर उसको। तो मेरा मतलब था कि अगर ओल्ड रिजीम चल रही है और लक्ष्मण, मैं बहुत सारे टैक्स पेयर से बात करी, जो गौरी ने बात करी इसी को मैं आगे ले जाके बताता हूँ आपको। उन्होंने जो यंग टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग अभी अभी टैक्स के ब्रैकेट में आए हैं, आप मानेंगे नहीं वो सेविंग कर ही नहीं रहे हैं। और जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने अपना करियर शुरू किया था तो ये पीपीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, एनएससीज हमको हाथ पकड़ पकड़ के कराई जाती थी। भाई करो, इससे टैक्स भी बचेगा, देखो आपको 8% 9% रिटर्न मिलता है, 30% टैक्स बचता है। कहते हैं वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के कराई हुई सेविंग आज हमारी बुढ़ापे की लाठी बन गई। बिल्कुल। दरअसल इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगा मैं आपको कि सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति से बात हो रही थी जो पॉलिसी मेकर हैं। उनकी लॉजिक दलील ये थी कि दरअसल पहले एक ज़माना था जब लोगों को टैक्स इंसेंटिव देते ताकि वो सेविंग करें। अब लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो अब सिर्फ टैक्स बचाने के मकसद सेविंग करिए, ये ट्रेंड को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है लोग इतना भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो कि इस डिस्करेजमेंट को मान ले। और बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी जो टैक्स पेयर्स की मेंटालिटी ऐसी, आप देखते होंगे जब जनवरी मार्च आता था, बताओ भाई बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना है यार, वो हमारे एम्प्लॉयर के यहाँ से लेटर आया हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट हमारा ये इंश्योरेंस करा दो, एनएससी भी ले लो, पीपी। वो कहते हैं उस टाइम जो जबरदस्ती किया था, और इस देश में सोशल सिक्योरिटी नेट पूरी तरह से नहीं है, तो वो सोशल सिक्योरिटी नेट आपका बाय डिफॉल्ट बन गया। आज मानेंगे नहीं, हमारे जो कितने टैक्स गुरु के कॉलर्स हैं लक्ष्मण, सारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ की सेविंग खाली इसी वजह से है। तो आप देखिए उनकी मंथली 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की इनकम तो पीपीएफ, एनएससी, इंश्योरेंस से जो लमसम इससे बन चुकी है, और इसी के सहारे आज वो चल रहे हैं। इस वजह से पूरा ओल्ड रिजीम को खत्म करना या फिर उसको बिल्कुल डिस्करेज करना थोड़ा सा अभी सोशल जो माहौल है उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। गौरी, अब दूसरा एक मुद्दा उठता है, बहुत लोग आपने
आपने भी टैक्स रूल में कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि जो टैक्स स्लैब है, रेट स्लैब है, उसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ ये होता है कि अचानक से आप जो है सो 20 से 30% पर चले जाते हैं, उसको रियायत देनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको किस तरह की रियायत की उम्मीद कर रही हैं? कि लक्ष्मण, ये जो स्लैब रेट्स हैं, सबसे पहले तो मुझे ये स्लैब रेट्स ही ऐसा लगता है कि आम इंसान के लिए समझने बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हर स्लैब में आप फॉल करते हैं और जो आम व्यक्ति है जो अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहता है या समझना चाहता है, उनको ये बात नहीं समझ आती कि वो स्लैब रेट्स कैसे, सीए की डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन हमारा एम ये होना चाहिए कि हम उसको सिंप्लीफाई करें, और वैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि मैं एक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि आम अब जो व्यक्ति है वो समझ पाए। अब इतने सारे स्लैब्स में कंफ्यूजन है, उसके ऊपर से रिबेट है, तो डेफिनेटली ये जो 20 से 30% सीधा जंप है वो तो डेफिनेटली एक बहुत मेजर कंसर्न है। लेकिन उसी के साथ साथ जो इतने सारे स्लैब्स हैं, 6 स्लैब्स आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। सबसे पहले हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जैसे अभी डिस्कस किया, 5 लाख तक हो जानी चाहिए। उसके बाद या तो एक स्लैब और या मैक्सिमम 2। इतने सारे स्लैब्स की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो ठीक नहीं है, और उसी के ऊपर रिबेट, हालांकि मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि रिबेट हटा दी जाए, लेकिन डेफिनेटली वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और जहां हम एक्ट को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में एक्ट को सिंप्लीफाई करने के मेजर्स लिए जाएंगे, तो ये जो स्लैब रेट्स हैं इसको हम इसी तरह नहीं रख सकते, इस पे चेंजेस करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कोहली साहब, मैं थोड़ी देर के मान के चलता हूँ कि आपके ऊपर वित्त मंत्री साहिबा छोड़ दे, कोहली साहब आप ही बताइए हमें स्लैब रेट क्या होना चाहिए, तो आप क्या बना के देंगे? अब मुझे लगता है मैं न्यू टैक्स रेजिम की बात करूं। गौरी की बात से गौरी चाहती है कि नंबर ऑफ स्लैब रेट्स कम हो जाएं, पर मुझे लगता है वो एक इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है लक्ष्मण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आपको टैक्स भी ज़्यादा देना चाहिए। इस पे ये स्लैब रेट्स बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे ऊपर आप छोड़ देंगे तो मैं 15 लाख तक की इनकम पे तो पूरी तरह से माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं, काश आप वित्त मंत्री होते। मैं ये मानता हूं कि अब महंगाई पिछले 1-2 साल से, आप तो अर्थव्यवस्था को खूब ट्रैक करते हैं, खाने पीने की चीज़ों पे इतनी महंगाई हुई है कि अब वो जो 1-1.25 लाख सैलरी है, 1-1.25 लाख इनकम, अब वो 1-1.25 लाख नहीं रहेगी। सुनने में लगता है कि 1-1.25 लाख सैलरी है, पर असल में जो हाथ में बचता है वो बहुत कम बचता है। और ऐसे हालात में लक्ष्मण, जब कंजम्पशन की हमें बढ़ाने की, इस अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की जरूरत है, तो लोगों के जेब में पैसा जाएगा। तो देखिए 2 ही काम करेंगे। नहीं, मुद्दे पे आइए आप। स्लैब रेट क्या रखिए? 5 लाख, 15 लाख तक तो ठीक है, छोड़ दिया, बाकी ऊपर कैसे क्या? अगर आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो मैं 15 लाख के बाद 10% लगाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, पर मैं जानता हूं ना तो मेरे ऊपर छोड़ा जाएगा और ना ये होने वाला है, पर क्योंकि आपने मेरे ऊपर छोड़ा है तो मैं तो अपने दिल की बात कह के रहूंगा कि 15 लाख के ऊपर 10% होना चाहिए, कम से कम 25 लाख तक। उसके बाद मैं कहीं जाके 20% कर दूं, 25 से 50 लाख तक, और फिर 30% और वहीं खत्म कर दूं उसको। मैं बस 2-3, जैसे गौरी ने कहा, मैं गौरी के इस मामले में सहमत हो जाता हूं कि 2-3 स्लैब किए और मामले को खत्म कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा है लक्ष्मण, टैक्स। गौरी, आप सहमत हैं इनसे कि आपको कुछ लगता है और भी कम होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें मैं ऐड ऑन करूंगी कि इसमें सरचार्ज मैं फिर भी चाहती हूँ कि बढ़ सकता है, क्योंकि सरचार्ज वही प्रोग्रेसिव रेट के लिए सरचार्ज आप हायर, जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनके लिए लगा रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए जो 10, 15, 20 लाख कमा रहे हैं उनके लिए इतने हाई रेट का तरीका सही नहीं है। सरचार्ज बढ़ाइए, प्रोग्रेसिव रेट है। मैं भी देखता हूँ कई बार, जैसे सेंट्रल दिल्ली में शाम के वक्त जाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो जाहिर तौर पर सरकार के कर्मचारी होंगे, वहाँ पे लाइन में लगे हैं, भीड़ में है कि बस में चढ़ के मुझे ट्रैवल करके जाना है। फिर हॉस्पिटल में जाइए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई 40,000, कोई 50,000 महीने का टैक्स दे रहा है, और उसके लिए पब्लिक सुविधा क्या वो आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा लगता है कि जब टैक्स देते हैं थोड़ी सुविधा तो बेहतर हो, या तो छोड़ दो, टैक्स कम लो, हम बाकी अपने खुद इंतजाम कर लेंगे। मैं लक्ष्मण, आपने जो बात कही तो मैं अपने आप को कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ कि जो असल में टैक्स देने वाले हैं, देखिए रिटर्नों की गिनती हमने देखा लक्ष्मण 8-10 करोड़ के करीब आई, पर जो असल में जिन लोगों की जेब से टैक्स गया उनकी लक्ष्मण गिनती 2 करोड़ के आसपास थी। 145 करोड़ जनता में से अगर 2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं उनको वीआईपी मानता हूं। तो आपने तो कहा कि बस की लाइन में लगते हैं या हॉस्पिटल के, वो तो वीआईपीज हैं। मैं तो कहता हूं उनको आपको उनके लिए स्पेशल प्रोविजन देना चाहिए, इससे ज्यादा टैक्स पेयर्स और जुड़ेंगे। बिल्कुल, टैक्स पेयर्स को आप स्पेशल इंसेंटिव दीजिए सोशल सिक्योरिटी के तौर पे। आप इतना टैक्स पे करें तो आपको रिटायरमेंट के बाद इस तरह के इंतजाम करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो मैं कुछ आपको इंसेंटिव दूंगा। बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स के तहत ही रहते हैं। एक और मुद्दा है गौरी, वो है आपको जिसको 50,000 से बढ़ा करके स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 किया था वित्त मंत्री साहिबा ने। अब लगता है इसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, अभी रहने
दिया इतना ही? बिल्कुल, स्टैंडर्ड डिडक्शन लक्ष्मण जितनी बढ़ाई जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया कि जो कॉरपोरेट्स हैं या जो अपना बिजनेस कर रहे हैं लोग प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, वो अपने सारे खर्चे बुक कर लेते हैं, और जो हमारा सैलरीड क्लास है वो खर्चे नहीं बुक कर पाता। ऐसा नहीं है कि वो खर्चे करते नहीं है उस सैलरी को कमाने के लिए, वो भी खर्चे करते हैं। उनको सिर्फ 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन उनके खर्चे और बहुत होते हैं। तो एक उनको स्पेसिफाई अगर आप करेंगे कि ये खर्चा आप क्लेम कर लें, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होगी, और हम उसको नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने से कहीं ना कहीं आप उन खर्चों को ब्रैकेट में ले आते हैं और आप उस वे में सिंप्लीफाई भी कर देते हैं टैक्स को। तो एक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाना बहुत ज़रूरी, उसके ऊपर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस बजट में हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 1 लाख या 1 लाख से ऊपर देखने को मिल जाए। चलिए, आपको मुंह में घी शक्कर शायद हो जाए ऐसा। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक खास तौर से जानना चाहते हैं। एक तो है आपको शेयर मार्केट के ऊपर जो टैक्स लगता है, क्योंकि शेयर मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं, तो एक कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, एक एसटीटी हो गया। तो एक ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है हाउसिंग सेक्टर को लेकर। इस दोनों मुद्दों पर आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड टैक्स गुरु का, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वित्त मंत्री साहिबा को इस बार बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या करने की गुंजाइश है। हमारे साथ 2 खास मेहमान, हमारे दोनों टैक्स गुरु आज स्टूडियो में हैं, शरद कोले जी और गौरी चड्ढा जी। शरद कोले जी, आपके पास मैं आऊँगा। एक सवाल जो उठता है, जो हमारे खासतौर से CNBC आवाज़ के दर्शक हमेशा सुनना चाहते हैं, कि शेयर मार्केट पे जो टैक्स लगाते हैं हमारे शेयरों में खरीद बिक्री पे, उससे होने वाली आमदनी पर, उस पर कुछ रियायत दे दी। अब तो मार्केट इतना गिरेगा, वैसे पोर्टफोलियो ग्रीन से होकर रेड में पहुंच चुका है, क्या कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। मार्केट अपने पीक से 10% से ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको 12.5% कर दिया गया था, मुझे लगता है कि आवाज़ उठ रही है सब तरफ से कि वापस 10% कर देना चाहिए कर्जा। और इस पर जो STT लगता है उसकी अच्छी खासी, मुझे पता लगा उसकी कलेक्शन लक्ष्मण 40,000 करोड़ के आसपास की हुई, तो STT को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि आप नंबर ऑफ टैक्सेस को हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये LTCG 10% हो जाता है तो मुझे लग रहा है मार्केट को एक बूस्टर मिल जाएगा, और मार्केट को ऊपर जाने का बड़ा अच्छा एक रीज़न मिल जाएगा। और जो मार्केट सैगिंग मार्केट हम इसको कहते हैं, बिल्कुल नीचे जाती जा रही है और कमज़ोर सी पड़ गई है, उसमें एक नई जान आ जाएगी। हालांकि एक छोटा सवाल इस पर मैं गौरी आपसे पूछ लूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि कैपिटल गेंस STT कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी। जहाँ हमारा गिर रहा हो कलेक्शन, वहाँ हम टैक्स रेट और घटा दें, कितना फिजिबल है? आपके पास इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि महिलाएं, लेडी आमतौर मित वे ही होती हैं, थोड़ी सी कंजूस होती हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन लक्ष्मण, अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखें, तो जिस तरह पहले टैक्स बढ़ाया और उसको फिर कम कर दिया, तो लोग और मोटिवेट होंगे और इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी बात नहीं इन्होंने पॉजिटिव चीज देखी ली। और FIIs वापस आ जाएंगे देश में, जो FIIs भागे जा रहे हैं हमारे देश से, हालांकि उनके कारण और बहुत है, बट एक ये भी बेनिफिट होगा कि हमारे देश में टैक्स रेट कम होना चाहिए। और लक्ष्मण, जो आप बात कह रहे थे, अगर प्रॉफिट में आ जाता है, मार्केट चढ़ना शुरू हो जाता है, तो सरकार की कलेक्शन तो अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, अपने अपनी दलीलें हैं यहाँ पे। एक और मुद्दा है, वो है कि हाउसिंग प्रॉपर्टी को लेके मैं 1-2 शो किया, उसमें मुझे रियल एस्टेट के रियल प्लेयर ने बताया, बड़ी चौंकाने वाली बात, कि हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन वो ग्रोथ लग्जरी सेगमेंट में दिख रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट में या तो निगेटिव है, तो ग्रोथ वैसा नहीं है। तो उस सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, आपको लगता है कि कुछ किया जाना चाहिए गौरी बजट में टैक्स? सबसे पहले तो लक्ष्मण, जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, बहुत सारे लोग हैं जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे रिलाई करते हैं, यानी कि वो रेंटल इनकम से उनका घर का खर्च चलता है, उनकी कोई और एक्टिव इनकम नहीं है। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को देखें तो हमें एक फ्लैट 30% की डिडक्शन मिलती है। उसमें वो डिडक्शन बहुत पुरानी है, ये फ्लैट डिडक्शन चलती आ रही है, चाहे उसको आप मेंटेन करने के लिए घर को, हो सकता है आप 30% से ज़्यादा का खर्चा कर रहे हो, और एक आपको छोटा सा म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा अलाउ हो जाता है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलता। तो ये जो डिडक्शन है, इसमें भी हम इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम दे सकते हैं, ये डिडक्शन बढ़ के कम से कम 40-45% हो जानी चाहिए। साहब,
45% कर बिल्कुल, क्योंकि घर का आजकल जो मेंटेनेंस का खर्चा, और अब दूसरा घर, एक तो आप रह रहे हैं जिसमें, एक आपने किराए पे दिया हुआ है, दूसरा घर अब लग्जरी नहीं है। मैं समझता हूँ वो ज़माने से हम निकल चुके हैं, अगर हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, बिल्कुल ठीक कहा गौरी ने, बहुत सारे लोग आजकल किराए के सहारे अपना ज़िंदगी काटते हैं, खासकर रिटायर्ड लोग हैं। तो उसमें सिर्फ 30% मिलता है। अब घर में आपने सफ़ेदी करा ली, थोड़ा बहुत किराएदार ने कहा ये भी रिपेयर करा के दीजिए, दरवाज़ा टूट गया है, खिड़की टूट गई है, वो सब कराने का 30% में लक्ष्मण गुजारा नहीं होता। मुझे लगता है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि सरकार इस पर माना जा रहा है कि इनकम टैक्स में प्रोसीजरल चीज़ें बदलना चाहती ताकि ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके। क्या होना चाहिए, किस मोर्चे पर सबसे ज़्यादा गुंजाइश? मुझे लगता है इनकम टैक्स पढ़ने में एक तो आसान हो जाना चाहिए, जिसकी बात वित्त मंत्री महोदया ने भी की थी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आम आदमी के लिए। सेल्फ कंप्लायंस आनी चाहिए कि आदमी खुद करे। बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर बात करूं, आप कह सकते हैं कि टैक्स एडवाइजर होने के नाते ये बात कर रहे हैं, पर मैं निष्पक्ष होकर कि सेल्फ कंप्लायंट आप अपने मर्जी से कर सके। और इनकम टैक्स एक्ट को बहुत सारी आउटडेटेड चीजें हैं उसमें, तो जब आप उसको दोबारा से लिखेंगे तो वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और लक्ष्मण छोटा भी हो जाएगा। अभी इनकम टैक्स एक्ट हमारा बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें बदलाव किए जाए। और देखने वाली बात है कि इस बजट में पूरा का पूरा ये सुनने को मिलता है या इसकी कुछ झलक हमें देखने को मिलती है, ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है। गौरी, कोई और जगह इनकम टैक्स एक्ट में जहां पे ज्यादा पेन है? सबसे ज़्यादा ये प्रोसीजरल चेंजेस जो आपने बोला, एक सिंप्लीफाई करना, और प्रोसीजरल आपका जो लिटिगेशन है वो कम होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट नए आने के बाद अगर लिटिगेशन कम होगा तो लोग कम डरेंगे और ज़्यादा टैक्स देंगे। तो लिटिगेशन का एक बहुत मेजर मैटर है जो सॉल्व होना चाहिए। इस अगर ये सब तो बात ठीक है, लेकिन इस शो के पहले हिस्से में आप लोगों ने टैक्स में कटौती की बात करी है ना, तो वित्त मंत्री साहब अगर देख रहे होंगे शो तो कहेंगे ऐसा कि दोनों को बुला लो, खजाना में दे देता हूँ, इतना सारा टैक्स छूट देता हूँ, देखते हैं कैसे खजाना चलाते हैं, सरकार कैसे चलाते हैं। तो खैर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मजबूरियाँ रहती है, हर किसी को अपेक्षाएं रखनी चाहिए, लेकिन जितना संभव हो सके और मिडिल क्लास को वहाँ पे राहत देने की गुंजाइश बनती है। कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? मैं यही जोड़ना चाहता कि 20% टैक्स में कलेक्शन में इजाफा हुआ है, तो एल्बो रूम तो है, गुंजाइश तो है, रियायत गुंजाइश है। बिल्कुल मेरे हिसाब से भी चलिए, गुंजाइश है तो वित्त मंत्री जी हम तीनों लोगों की बात सुन लीजिए, और मिडिल क्लास की मांग भी है, तो शायद उस गुंजाइश को आप पूरी करते दिखे। 1 फरवरी को बजट पेश करते हो, सबकी नजरें आप पर टिकी रहेंगी। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।